Meanwhile, the rising oil prices and a strong dollar has resulted in Indian currency touching a record low this morning, crossing the 82 against a dollar mark for the very first time. आपको बताया कि इंटरबैंक में डॉलर की चौथे रोज भी ऊंची उड़ान, अमेरिकी डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर. Shifting our focus to Sri Lanka, which has declared an economic emergency. Sri Lankan rupee has fallen by 7.5% against the dollar this year. हेलो एवरीवन, सोचो कि आप एक ऐसे देश में रहते हो जहाँ पे आपको अपने देश की करेंसी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और आप भरोसा करते हो एक ऐसी कंट्री की करेंसी पे जो कि आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर है. जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ यूएसए करेंसी की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के करेंसी की, जो कि यूएस डॉलर है. आपको अपने देश की करेंसी पे इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि जब भी आप मार्केट जाते हो या जब भी आप कुछ खरीदने के लिए जाते हो तो वहाँ पे जब भी आपको पेमेंट करनी होती है, फॉर एग्जांपल आप लेने के लिए गए 2 दिन के लिए राशन या 1 हफ्ते का राशन, तो आपको पेमेंट करना पड़ा एक झोला भर के पैसा या एक बैग भर करके अपने कंट्री की करेंसी. और उसके जस्ट एडजेसेंट में जब आप यूएस डॉलर लेकर के जाते हो तो आप जस्ट $5 में आप हफ्ते भर का राशन लेके आ जाते हो. तो आपका जो भरोसा है वो बनता है दूसरी कंट्री के करेंसी के ऊपर में, और आपकी डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है दूसरी कंट्री के करेंसी के ऊपर में. आपके कंट्री की इनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आपके कंट्री की करेंसी हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है ऊपर नीचे. ऐसा ही एग्जाम्पल है बुरुंदी, एक कंट्री है जो कि अफ्रीका में है. वहाँ की इकॉनमी इतनी अनस्टेबल है कि वहाँ पे $1 2077.45 बुरुंदी है इन दिसंबर 2022. आपको ये जानकर के शॉक होगा कि चाइना, जो कि इतनी एग्रेसिव कंट्री है और इतनी ब्रूटल कंट्री है, उनके पास भी अभी 3.18 ट्रिलियन फॉरेन रिजर्व्स यूएस डॉलर्स में है उनकी सेंट्रल बैंक्स में. इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो भी ऑलमोस्ट 550.145 बिलियन यूएस डॉलर एज अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के सेंट्रल बैंक्स में रखे हुए हैं. आज वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्रीज ऐसी हैं जिनका कि फॉरेन रिजर्व यूएस डॉलर्स में रखा हुआ है. तो ऐसा क्यों? इस चीज़ को जानने के बाद मेरे सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस हैं. वाई डू वी कंपेयर डॉलर विद रुपीज़, और वाई डू वी कंपेयर रुपीज़ विद डॉलर? हम रुपयों को डॉलर के साथ क्यों कंपेयर करते हैं? एंड हु एक्चुअली कंट्रोल्स द डॉलर? एंड थर्ड, हु डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ डॉलर? डॉलर जो कि एक वर्ल्ड करेंसी है, जितनी भी इकोनॉमीज है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट या जो ट्रेड है वो यूएस डॉलर्स में करना चाहती है. फॉर एग्जांपल, एक कंट्री वेनेजुएला जो कि ऑयल का प्रोडक्शन करती है, वो अपना ऑयल इंडिया को एक्सपोर्ट करती है. तो इंडिया अगर रुपी में ट्रेड करना चाहती है वेनेजुएला के साथ में, तो वेनेजुएला रुपी को एक्सेप्ट नहीं करेगी. इंस्टेड वो यूएस डॉलर्स एज अ पेमेंट रिसीव करना चाहेगी. नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि यूएस डॉलर वर्ल्ड करेंसी बना कैसे? लेट्स गो बैक टू 1914. उस टाइम पे किसी भी कंट्री को जब करेंसी छापना होता था तो वो गोल्ड को एज अ रिजर्व बना करके करेंसीज को प्रिंट करती थी. फिर होता है वर्ल्ड वॉर 1. यूएस एक्सपोर्ट करती थी 2.4 बिलियन के प्रोडक्ट्स अपनी कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ को. वहीं 1917 में ये एक्सपोर्ट पहुंच जाता है $6.2 बिलियन के आसपास. ये ट्रेड मोस्टली होता है ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन, जो कि अभी का करंट रशिया है. उस टाइम पे जो मीडियम ऑफ ट्रेड था वो गोल्ड हुआ करता था. तो ऐसे में क्या हुआ कि बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 मोस्टली जो वर्ल्ड के गोल्ड का रिजर्व था वो यूएस के पास जमा हो गया. अराउंड 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड वॉज एक्चुअली हेल्ड विथ यूएस. 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने तक यूएसए का जो जीडीपी था वो 245 बिलियन तक पहुंच गया, और यूएसए बैठा हुआ था दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व पे, जो कि दुनिया में जितना भी गोल्ड था उसका 2/3 पार्ट सिर्फ यूएस के पास था. वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने तक विनर्स जो था वो था यूएस, यूके और रशिया, और उसमें भी सबसे स्टेबल इकोनॉमी जो था वो यूएसए था. यहाँ पे सबसे मेजर चेंज आता है वर्ल्ड इकोनॉमी का, और एक एक्सचेंज सिस्टम सेट किया जाता है यूएसए के जरिए. वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होते होते तक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा होने की वजह से सिर्फ 99 कंट्रीज थी जिनको की रिकॉग्निशन था, और उसमें से भी 44 कंट्रीज एक एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करती है जिसे ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें कि एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसमें 730 डेलीगेट्स जो कि इन 44 कंट्रीज से आए हुए होते हैं वो इस एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, और एक नया फाइनेंशियल सिस्टम बिल्ट होता है ब्रेटन वुड्स सिस्टम के नाम से. यहाँ पे एक बहुत ही मेजर गेम चेंज होता है, जो कि 1945 से पहले गोल्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था, अब उसको रिप्लेस करता है पेपर नोट्स करेंसी. और ये सारे 44 मेंबर्स इस बात पे एग्री करते हैं. यूएस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती है
और वो एक फिक्स रेट करती है गोल्ड का यूएस डॉलर्स के साथ, जिसमें वो ये मेंशन करती है कि 1 आउंस गोल्ड का वो $35 का होगा। तो इस तरह से जितनी भी कंट्रीज के पास जितना भी गोल्ड रिजर्व होता है वो यूएस के पास दे देती है और उसके बदले में यूएस की करेंसी जो कि डॉलर होती है उसको ले लेती है। तो यहाँ पे एक हायरार्की बन जाता है जिसमें कि सबसे टॉप पे गोल्ड होता है, दूसरे नंबर पे यूएस डॉलर्स होता है और उसके नीचे सारी कंट्रीज की अपनी अपनी करेंसी। बट एक बड़ा गेम चेंज होता है 1971 में, जब इस गोल्ड के ही सिस्टम को इस हायरार्की से हटा दिया जाता है और सबसे टॉप पर ले आया जाता है यूएस डॉलर को, और यूएस फेडरल रिजर्व को पूरी छूट दे दी जाती है कि वो जितना चाहे अपने करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं यूएस इकोनॉमी में। We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy, and the American economy is by far the strongest in the world. जिसके पीछे यूएस का एक बहुत ही बड़ा माइंड होता है। इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश को कुछ खरीदना है फ्रांस के साथ, तो बांग्लादेश क्या करेगी, जो बांग्लादेश की करेंसी होती है उसको पहले कन्वर्ट करेगी यूएस डॉलर्स में, फिर उस यूएस डॉलर्स को ट्रांसफर करेगी फ्रांस के पास, और फिर फ्रांस उस यूएस डॉलर को कन्वर्ट करेगा अपने फ्रांस की करेंसी में, और उसमें कन्वर्ट होने के बाद वो अपने करेंसी को उस सेलर को दे देगा। इसकी वजह से इसमें 2 मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है वो है कन्वर्जन चार्जेस, जो कि दोनों ही कंट्रीज को पे करनी पड़ती है डायरेक्टली यूएस को। और जो दूसरा सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है यूएस फेड का, जो कि सारी पॉलिसीज यूएस डॉलर्स के लिए बनाती है कि कब क्या रेट किस कंट्री के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह से लॉजिकली यूएस डॉलर रूल करती है दूसरी कंट्री के करेंसीज के ऊपर। एज ऑफ 2023 अबाउट हाफ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज एक्चुअली बीइंग डन इन डॉलर्स। इंटरनेशनल लोन्स एंड डेट्स दैट आर बीइंग डिनोमिनेटेड बाय डॉलर्स। यूएस डॉलर जस्ट एक करेंसी नहीं है बट एक वेपन भी है, और वो इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका एग्जाम्पल है रिसेंटली यूएस ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिया, उनके साथ ट्रेड करने से मना कर दिया, उनके फॉरेन रिजर्व्स को अपने बैंक में होल्ड कर लिया। मिलिट्री बीइंग द मोस्ट पावरफुल इन यूएसए किसी भी कंट्री को मिलिट्री से नहीं बट इकोनॉमिकली और ट्रेड वाइज किसी भी कंट्री को ब्रेक डाउन करती है। Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We cut off Russia's largest bank, a bank that holds more than 1/3 of Russia's banking assets by itself. Cut it off from the U.S. financial system. यूएस ने सिर्फ रशिया को सैंक्शन नहीं लगाया, उसके अलावा उसने क्यूबा पे, नॉर्थ कोरिया पे और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिस पे उन्होंने सैंक्शन लगा रखा है। यूएस हमेशा चाहती है कि इसकी करेंसी की वैल्यू उसी तरह मेंटेन्ड रहे, तो इसके लिए फेड क्या पॉलिसीज लाती है। आपने लास्ट कुछ टाइम में देखा होगा कि यूएस फेड जो है बार बार वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर रही है। इससे क्या होगा कि जो भी डिस्पोजेबल इनकम होता है लोगों का वो स्पेंड नहीं करेंगे, और इकोनॉमी में जो सर्कुलेशन होता है मनी का वो एक स्टेबलाइज्ड वे में होगा, और इकोनॉमी भी स्टेबल रहेगी और जो करेंसी की वैल्यू है वो डाउन नहीं होगी। नाउ इंडिया इस चीज़ को काउंटर करने के लिए क्या कर सकती है, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया जियोपॉलिटिकली हर किसी के साथ अपना फ्रेंडशिप रखना चाहती है। इंडिया ना तो यूएस के साथ अपना रिलेशन बिगाड़ना चाहती है, ना ही रशिया के साथ अपना रिलेशन बिगाड़ना चाहती है। तो ऐसे में इंडिया एक स्विफ्ट नेटवर्क सिस्टम को इम्प्लीमेंट करती है अपने बैंकिंग सिस्टम में, जिसमें कि 2 अकाउंट्स को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें है नोस्ट्रो वोस्ट्रो। नोस्ट्रो मीन्स हमारा, मतलब हमारा बैंक अकाउंट जो दूसरी कंट्रीज के साथ होगा, और वोस्ट्रो हमारे कंट्री में होगा। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको यूएसए अपने करेंसी से दूसरे कंट्रीज को कैसे डोमिनेट करती है। यूएसए मोस्टली जब भी किसी कंट्री पर सैंक्शन लगाती है तो उनके साथ में ट्रेड बैन कर देती है। यूएसए जब ट्रेड बैन करती है तो कोई भी कंट्री डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकती है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डॉलर जो है वाइडली एक्सेप्टेड है हर कंट्री के द्वारा। सोचो कि जिस कंट्री पे यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया है वो एक कंट्री के पास जब डील करने के लिए जाएगी और वो डॉलर में डील नहीं कर पाएगी, ऐसे में वो इकोनॉमी इनस्टेबल हो जाएगी और बहुत ऐसी चीज़ें वो नहीं खरीद सकती जो वो खरीदना चाहती है, क्योंकि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज डॉलर का वो यूज़ ही नहीं कर सकती। स्विफ्ट नेटवर्क और नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं पूरे स्विफ्ट सिस्टम को समझाऊंगा और ये कैसे काम करेगी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड if you feel like this video is giving you some value, then please share it with your friends. Thank you.